Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about Van 't Hoff factor and explain degree of dissociation as well as degree of association. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. Alright, so let's start the video without wasting our time. Van 't Hoff factor was given by Van 't Hoff in 1886. Alright, so साइंटिस्ट के नेम पे ही बेसिकली वॉन 't Hoff फैक्टर का नेम रखा गया है एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस और गिवन इन 1886. इट एक्सप्रेस बाय आई. Okay, it means it is denoted by small I. How we are going to represent the Van 't Hoff factor? That is with I. And Van 't Hoff factor express the extent of association or dissociation of solute particle in solution. हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कितने लेवल तक एसोसिएट हुए हैं या डिसोशिएट हुए हैं, ये किसके थ्रू हम डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं? वॉन 't Hoff फैक्टर के थ्रू. ऑलराइट, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. हमारा सॉल्यूशन दो तरह के पार्टिकल से बोल लीजिए, ये दो तरह के चीज़ों से मिलके बना है. दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में है. ठीक है, तो ये जो कम अमाउंट्स वाले पार्टिकल्स हैं वो किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक एसोशिएट या डिसोशिएट हो रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वो हमें कौन बताएगा, कौन एक्सप्रेस करेगा? वॉन 't Hoff फैक्टर. या हम उस चीज़ को किसके थ्रू एक्सप्रेस करेंगे? वॉन 't Hoff फैक्टर के थ्रू. तो वॉन 't Hoff फैक्टर के लिए कुछ एक फार्मूला है, दैट इज स्मॉल आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. कि क्या हमारे पास नॉर्मल मोलर मास था अपॉन क्या हमने ऑब्जर्व किया है मोलर मास. ठीक है, तो रेशियो है इन दोनों के बीच में. इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. लेकिन किसका है ये दोनों के दोनों मोलर मास? सोल्यूट पार्टिकल्स के. ऑलराइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है. आगे चलें. आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में क्या होगा कि जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो 1 से कम रहेगी. दैट इज़ आई इज़ लेस देन 1. और डिसोसिएशन के केस में ऑपोजिट हो जाएगा. जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 1 से. और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों ही इक्वली हो रहे हों फिर क्या होगा? तो आई इज़ इक्वल टू 1. तो आई की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अब मोलर मास जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के. ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के केस में क्या होगा? जो हमारे पास फॉर्मूला था ना वॉन 't Hoff फैक्टर का कि नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में ये ऑपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा. नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड की ऊपर चली जाएगी. नाउ कम टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि हम कैसे पता लगाएं कितने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वॉन 't Hoff फैक्टर में हो रही है. It is defined as the fraction of total substance that undergo dissociation into ions. ठीक है, तो ये टोटल है कि कितने डिसोसिएशंस हमारे पास आयंस की हो रही है. ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं डिसोशिएट हो रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थे कितने किसी भी सब्सटेंस में. ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास m नंबर ऑफ आयंस है जो 1 मोल में डिसोशिएट हो रहे हैं, और जब ये m नंबर ऑफ आयंस हमारे पास एक मोल में डिसोशिएट हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि अल्फ़ा पोजीशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टार्ट है. ठीक है, अल्फ़ा पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रही है. अब कुछ मोल्स जो हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे भी होंगे जो डिसोशिएट नहीं होंगे. ठीक है, सारे के सारे तो डिसोशिएट नहीं हो रहे, तो 1 माइनस अल्फ़ा वो पार्टिकल हैं जो मोल्स में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेफ्ट अनडिसोशिएट. ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ जो हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसोशिएट बिल्कुल नहीं हो रहे हैं. अब उनमें से
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो उसको हमने m अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल देखें तो वो कितने आ गए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। कितना है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, इज इक्वल 1 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या था, वांट ऑफ फैक्टर था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो डिसोशिएट हो रहे हैं 1 मोल में। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए I माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, बट I इज इक्वल टू नंबर molar normal molar mass upon observed molar mass, and if we know the value of I, then we can find out the degree of dissociation. अब आ जाइए नंबर डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फार्मूला अगेन वही आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएट हो रहे हैं और टोटल थे कितने, ठीक है। तो अब हमने n नंबर ऑफ मोल्स मान लिए हैं, ठीक है, जो सोल्यूट एसोसिएट कर रहे हैं। और अगर हम बोलें कि 1 मोल्स ऑफ ए एंड अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हमारे पास अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और नंबर ऑफ मोल्स जो 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स 1 मोल पे वो ए है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन देखें अगर हम स्पीशीज़ की एसोसिएशन के केस में, तो ए की जो कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा। अगर टोटल नंबर की 1 बात करें तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी। वांट फैक्टर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन प्लस अपॉन 1, ठीक है। और फर्दर इस चीज़ को हम रिकैप्चुलेट करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें प्रॉपर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की, और हमें तो वही निकालना है, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बाय नोइंग द n number of simple molecules which combine to give associate molecule, तो उस तरह से हम जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द वांट ऑफ फैक्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।